एवरीवन, आज हम अपनी ईवीएस की यूनिट 1 पढ़ेंगे जो बेसिकली इन्वायरमेंट के बारे में है। एंड जो हमारी यूनिट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज आवर फंडामेंटल्स, देन आवर इकोसिस्टम एंड इज बायोडाइवर्सिटी। ये तीनों पार्ट्स में हमारी यूनिट 1 डिवाइडेड है। सो पहले हम पढ़ेंगे हमारे फंडामेंटल्स, जिसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। इन्वायरमेंट बेसिकली होता क्या है और उसके बारे में और चीज़ें। सो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है? फर्स्टली एनवायरनमेंट जो है वो हमारे एक फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू इनसर्कल और सराउंड। ठीक है। और जो हमारे वो होती है बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल थिंग्स होती है ना, जो भी एक ऑर्गेनिज्म के सराउंड करती है, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और अगर हम उसके और डेफिनेशंस भी देखें तो जो हमारे वाटर है, एयर है, लैंड है, और या फिर उनका जो इंटर रिलेशनशिप है उनके बीच में, या फिर ह्यूमंस बींग्स के साथ, ठीक है, और जो दूसरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है और जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सबको सम टोटल, उन सबका टोटल जो भी होता है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। मतलब इन सब चीज़ों से मिलकर हमारी एनवायरनमेंट बनती है। ओके। एंड जो ये नीचे डायग्राम दिया हुआ है, ये बेसिकली बता रहा है कि कैसे ये एयर, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस, मटेरियल्स, ये सारे एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। और कैसे एक एनवायरनमेंट में बने हुए हैं ये। ना नेक्स्ट हमारी और डेफिनेशंस भी है कुछ के एनवायरनमेंट के बारे में, और कुछ चीज़ें जैसे हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, जोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल, जो कि है हमारी ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं और उसके एग्जिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं ऑन दिस प्लेनेट। इसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और एनवायरनमेंट जो है उसमें हमारा अर्थ भी आता है, लेक भी आता है, फॉरेस्ट, फार्म्स, वेजिटेशंस और अदर बायोलॉजिकल लाइफ जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एनवायरनमेंट में ना हमारी ये सारी चीज़ें होती हैं। और कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के, वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है बेसिकली, बायोटिक एनवायरनमेंट एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक में क्या होता है, हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बायोलॉजिकल लाइफ होती हैं, जैसे हो गए हमारे एनिमल्स, बर्ड्स, फॉरेस्ट, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। और एबायोटिक होती है, उसमें बेसिकली हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर एक्सेट्रा। ऐसे ही ये सब इसके एग्जाम्पल्स थे। अब जो हमारी एनवायरनमेंट होती है वो दो टाइप की होती है, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन मेड एनवायरनमेंट। ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या कहती है, जो एनवायरनमेंट हमारे मतलब मैंस की या फिर हम ह्यूमन बींग्स की इंटरफेरेंस के बिना बनती है, ठीक है, एक एग्जिस्टेंस में आती है या फिर एक लाइफ में आती है, लाइफ में बनती है, उसे हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसमें मतलब मैन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। और ये सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन्स के थ्रू ऑपरेट करती है, मतलब खुद ही ऑपरेट होती है, और इसको हम होमोस्टैटिक एनवायरनमेंट मशीन भी कहते हैं। ओके। और जो मैनमेड है हम उसे एंथ्रोपोजेनिक भी कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसके थ्रू एक एनवायरनमेंट मॉडिफाई होती है, उसे हम मैनमेड एनवायरनमेंट कहते हैं। और इसमें जो मैन होते हैं वो हाईएस्ट होते हैं ऑफ ऑल क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ। मतलब जो मैनमेड एनवायरनमेंट होती है ना हमारी, उसमें मैन जो है उसका बेसिकली एक मेन रोल होता है, ठीक है। और ही इज मॉडिफाइंग द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू हिज ओन नीड्स एंड वेज। और ये जो एनवायरनमेंट को बनाता है ये अपनी ही खुद नीड्स और वेज के अकॉर्डिंग बनाता है, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जो हमारी एनवायरनमेंट है उसके बेसिकली 4 सेगमेंट्स है, ठीक है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ओके। लिथोस्फेयर क्या होता है, उसमें हमारे टाइप्स ऑफ सॉइल रॉक्स होते हैं, अर्थ पे कितने हैं वो बताता है वो। ये एक आउटरमोस्ट लेयर होती है ऑफ अर्थ, जिसे हम क्रस्ट भी बोलते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है। इसकी डेप्थ जो है वो अप टू 100 किलोमीटर होती है, एंड इट इज़ फाउंड ऑन बोथ लैंड एंड ओशंस। लैंड basically known as terrestrial crust and ocean is also known as oceanic crust। और इसके मेन कंपोनेंट्स
is basically Earth's Earth's tectonic plate. Okay. नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है, बेसिकली हमारी वेरियस वाटर बॉडीज होती है जो अर्थ पे प्रेजेंट होती है, ये इसमें आती है. इसमें ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर बॉडीज होती है अर्थ की, ठीक है, जिसमें ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, ये सब होते हैं. और ये 70% कवर करती है अर्थ के सरफेस का, और 97.5 वाटर का, जो कि अर्थ पे मिलता है हमें इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस, in form of salt water, in the oceans in the form of salt water. और 2.5% वाटर हमें फ्रेश वाटर में मिलता है, फ्रेश वाटर की फॉर्म में, एंड 30.8% जो है वो ग्राउंड वाटर में है, एंड 68.9% है फ्रोजन फॉर्म में एज इन ग्लेशियर, एंड 0.3 बचा हुआ हमारा रिवर्स, रिजर्वियर्स एंड लेक्स में, एंड इज इजिली एक्सेसिबल टू मैन. ओके. नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होती है, ब्लैंकेट होती है ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, कि हमारे अर्थ के चारों ओर एक ब्लैंकेट की तरह जो गैसेस उसे सराउंड कर रही है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. ये गैसियस लेयर होती है अर्थ की, ठीक है. एटमॉस्फेयर में जो है हमारा ऑक्सीजन वो एक अबंडेंस में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जो कि एक यूनिक है अर्थ के लिए, और वो हमें एक लाइफ भी सस्टेन करता है. एंड इसका परसेंटेज बेसिकली हमारा 78.08% होता है. और जो बची हुई गैसेज है वो है नाइट्रोजन, जो कि 20.95% है, ऑक्सीजन एंड 0.93% हमारा आर्गन, एंड 0.038% है कार्बन डाइऑक्साइड, और ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड नोबल गैसेस. ये हमारी बची हुई गैसेज है. और वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है उसका अमाउंट वेरिएबल होता है हमारा एटमॉस्फेयर में. नेक्स्ट हमारा है बायोस्फेयर. ये हमारा बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म से और जो उनका इंटरैक्शन है इन्वायरमेंट से उससे बना होता है. इससे क्या कहता है, जिसमें ऑल रीजन्स ऑन अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट. ये एक रीजन को रिलेट करता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. इकोसिस्टम जो होता है हमारा वो लाइफ को सपोर्ट करता है, दैट कुड बी इन सॉइल, एयर, वाटर और लैंड. और बायोस्फीयर को हम एक तरह से सम टोटल ऑफ लिविंग मैटर्स या फिर बायोमास ये भी कह सकते हैं. नाउ इन्वायरमेंटल स्टडीज. इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या कहती है, इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है वो इंटर रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट एंड द फैक्टर्स, उनके बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है उसको बताती है, जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं एक लाइफ ऑन अर्थ, इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, फूड चेन्स एंड वाटर साइकिल. नाउ इट इज द बेसिक साइंस अबाउट आवर अर्थ, जो कि हमारी बेसिक साइंस बताता है हमें अर्थ के बारे में, इन्वायरमेंटल स्टडीज, और उसकी डेली एक्टिविटीज बताता है. देयरफॉर दिस साइंस इम्पॉर्टेंट फॉर वन एंड ऑल. ये साइंस जो होती है हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है. नाउ मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज. इसमें हम बेसिकली सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम अपनी इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट की एक सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग. इसमें हमारे बायोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल और फिजिकल कंपोनेंट्स आते हैं, और साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजी, इसमें सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है. सेवरल कंपोनेंट से बना होता है हमें जैसा पता है. तो ये जो इसका एक डायग्राम है, ठीक है, इसमें हमें बताया गया है कि हर एक चीज़ जो हमने यहाँ पे पढ़ी ना, ये कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रही है एक इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के उसमें. तो ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये भी बहुत सही रहेगा अगर आप एग्जाम के टाइम्स पे बनाओगे. नेक्स्ट इज लाइफ साइंस. लाइफ साइंस में हमारे बोटैनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब होते हैं, ठीक है. तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये चारों पांचों पॉइंट्स है जो, ये बेसिकली उस डायग्राम के बारे में ही है, उसको पूरा मतलब थोड़ा लिखा हुआ है, और तो इसको आप पढ़ लेना. नाउ नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज. स्कोप क्या है इन्वायरमेंटल स्टडीज का, क्यों पढ़ा जाता है इन्हें, स्कोप क्या है इनको.
स्कोप क्या है? स्कोप स्टडीज इन न्यूमरस फील्ड्स, तो हर अलग अलग फील्ड्स में इसका स्कोप होता है। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल सोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, वाटर, एयर, मिनरल एक्सेट्रा, इसकी कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के उसमें भी बहुत स्कोप होता है इसका। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लाइक जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, लैंडस्केप डाइवर्सिटी एक्सेट्रा, इसका भी होता है। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एक्सेट्रा, इन सब पोल्यूशंस के कंट्रोल में भी इसका बहुत स्कोप होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब इन सब जो टाइप की है जो रिवॉल्यूशंस है, इन डेवलपमेंट्स है सॉरी, उनका रिप्लेसमेंट विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन के उसमें भी बहुत काम आता है, और ये नॉलेज प्रोवाइड करता है अबाउट इकोलॉजिकल सिस्टम एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, इसके बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज का हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है? ये हमें हेल्प करती है टू एजुकेट पीपल रिगार्डिंग देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ओके। और ये हमें प्रोवाइड करती है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एनवायरमेंटल इश्यूज, जैसे एनर्जी नीड, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, टॉक्सिक एमिशंस एंड वेस्ट डिस्पोजल, इसके बारे में भी हमें बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करती है करंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को थ्रू फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल प्रोसेस, एंड ये हमें स्किल्स प्रोवाइड करती है नेसेसरी टू ऑब्टेन सॉल्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की, हमें एक स्किल्स प्रोवाइड करती है जो हमें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है हमारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए। और ये डेवलपमेंट और एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को भी इनकरेज करती है टू सॉल्व द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब एनवायरमेंटल स्टडीज जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है थ्रू बेसिक ऑपरेशन नॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल सिस्टम एंड प्रोसेस, मतलब डिफरेंट सिस्टम और प्रोसेस के नॉलेज के थ्रू हमें ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, कुछ अलग अलग फैक्टर्स की वजह से जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिससे इट हेल्प्स टू गेन स्किल्स to analyze the various environmental systems and effects of human activities on them। मतलब ये सारी लाइनें एक दूसरे से कोरिलेट ही कर रही है जैसा आपने देखा। और ये भी है जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में भी हेल्प करती है थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, और जिसका कॉन्सेप्ट होता है वो कैन बी अप्लाइड टू स्टडी एग्रीकल्चर एंड डिज़ाइन सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम। इसका कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चरल की और सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम को डिज़ाइन करने में भी अप्लाई किया जा सकता है। और ये इकोनॉमिक मेथड्स को भी अप्लाई होती है, ठीक है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी एनालिसिस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इन सब का भी होता है, इन सब को अप्लाई करती है, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ हमारी। और ये ब्रॉड सोशल, इकोनॉमिक और रेगुलरिटी फ्रेमवर्क में भी फॉर्मुलेट करने में हेल्प करती है, जिसमें हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स फिर से रिसॉल्व की जा सकती है। सो ये सब पॉइंट्स हैं, सब आप देख लेना, आगे इजी ही है, बेसिक इंफॉर्मेशन है बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट इज नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस की नीड क्या है? ये हमें इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करने में मदद करती है फ्रॉम फर्दर डिग्रेडेशन एंड इनिशिएटेड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अवेयरनेस थ्रू गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी। तो मतलब ये हमें फर्दर डिग्रेडेशन जो हमें कॉज हो रही है हमारे इन्वायरमेंट को, उससे बचाने में, हमें प्रिवेंट करने में मदद करती है विद द हेल्प ऑफ सम गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, जिसके थ्रू हम कुछ अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं लोगों की तरफ। वी आर फेसिंग वेरियस एनवायरमेंटल challenges as we know, so it is essential to get the country acquainted with those challenges.
तो हम ये भी करेंगे कि हमारी जो कंट्री है वो इस चैलेंजेस से जागरूक बने, कि मतलब उन्हें पता चले कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, उन्हें क्या क्या उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं। सो कुछ चैलेंजेस क्या थे हमारे, ग्रोइंग पॉपुलेशन का एकदम ग्रो होना, जैसे थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस का पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है इन एट परसेंटेज 2.11 ओवर ईयर। एक साल में 2.11% हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ हो रही है, जिसमें 17 मिलियन पीपल जो है हर साल ऐड होते हैं एक ईयर में, ठीक है। It puts considerable pressure on its natural sources and reduces the gain of development, जिससे हमारे नेचुरल सोर्सेज पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है और हमारा जो डेवलपमेंट का रेट है वो भी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इज पोवर्टी कैसे, इंडिया हैज़ ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज अ रिच लैंड विद पुअर पीपल। हमें जैसे बताया गया इंडिया में कि मतलब हमारी जो इंडिया है वो रिच लैंड है बट विद पुअर पीपल। पॉवर्टी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है उनका एक नेक्सस है बिटवीन देम, उनके टक्कर है एक दूसरे से। जैसे पॉवर्टी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को मतलब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इस वास्ट मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल आर डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑन नेचुरल सोर्सेज ऑफ कंट्री फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ फूड, फ्यूल, शेल्टर एंड फोल्डर। तो मतलब जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ पीपल है ना वो नेचुरल सोर्सेज के ऊपर ही डिपेंड करती है कंट्री के, जैसे फूड, फ्यूल, शेल्टर और फोल्डर। और 40% जो पीपल है वो स्टिल अबव है पॉवर्टी लाइन के। और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है उसने एडवर्सली अफेक्ट किया है पुअर पीपल्स को, जो रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने लिविंग्स के लिए बेसिकली। और अगला है हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ से कैसा है, पीपल मस्ट बी acquainted with the methods to sustain or to increase agricultural growth with damaging the environment। पीपल जो है उनको बेसिकली मेथड्स पता होने चाहिए जिससे वो एग्रीकल्चरल ग्रोथ को इंक्रीज कर सके, ठीक है। हाई यील्डिंग वेराइटीज जो होती है उनसे हमारी सॉइल में सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है, और जो मतलब बेसिकली हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर होता है सॉइल का उसे खराब कर देती है। नीड ऑफ ग्राउंड वाटर, ये जो है एक इसेंशियल है फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। मतलब हमें ग्राउंड वाटर का यूज जो है वो एक अच्छे तरीके से मतलब एक रैशनलाइजेशन वे में करना चाहिए, वो हमारे लिए इसेंशियल होता है। फैक्टर्स जैसे कम्युनिटी वेस्टेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, उन्होंने हमारे वाटर सरफेस को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर दिया है, जिससे हमारे ग्राउंड वाटर की क्वालिटी में भी बहुत अफेक्ट हुआ है। और ये इसेंशियल होता है टू रिस्टोर द वाटर क्वालिटी of our river and other water bodies as lake is an important challenge। डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट की डेवलपमेंट में कैसे होता है, फॉरेस्ट जो है वो मतलब फॉरेस्ट में देखो जैसे हमारे जो रेनफॉल वगैरह से वाटर होता है, कैचमेंट का मतलब बेसिकली मीनिंग यही है कि रेनफॉल से जो वाटर कलेक्ट होता है ना हमारा रिवर्स में, उससे हमारा वाटर का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है फॉरेस्ट में। एंड जो प्लांट्स जो है वो माइटी रिवर मतलब रिवर्स के थ्रू जो ज़्यादा फ्लो होता है उससे जो प्लांट्स को जो फ्लो प्रोवाइड होता है उस रिवर्स का, उससे लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं। और सर्टेनली ये एक सबमर्ज फॉरेस्ट डिस्प्लेस लोकल पीपल एंड डैमेज फ्लोरा एंड फौना। इसकी वजह से जो होता है हमारा लोगों को अपने जगह से डिस्प्लेस करना पड़ता है लोकल पीपल को, ठीक है। ये फॉरेस्ट को भी खराब कर देती है और फ्लोरा एंड फौना को भी बहुत अफेक्ट करती है, ठीक है। और ये हमारा डैमेज करती है टू द रिवर नर्मदा, भागीरथी एंड एल्सवेयर हैव बिकम एरिया ऑफ पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक डिबेट। ये एक एरिया भी बन गई है एक पॉलिटिकल और साइंटिफिक डिबेट के लिए फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट जो है इंडिया में वो श्रिंक कर रहा है बहुत सेवरल सेंचुरीज से टू प्रेशर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर यूजेस के लिए। स्टेजेस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस क्या है हमारे एनवायरमेंटल एजुकेशन के, किन किन मतलब लेवल्स पर हमारी एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है।
ये बेसिकली दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल में क्या होता है, ये जो हमारी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड की जाती है ना एजुकेशन, जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए लिमिटेड होती है और एक वेल डिफाइंड और सिस्टमेटिक करिकुलम के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, उसे हम फॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो होता है हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन स्कूल सिस्टम में देखेंगे हम कैसे होती है। इसमें टीचिंग और ट्रेनिंग होती है ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल एज वेल एज टीचर्स एंड इन्वायरमेंटल प्रोफेशनल इनको प्रोवाइड की जाती है, मतलब इन डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी। और प्राइमरी से स्कूल स्टेज पे देखें तो स्टूडेंट्स आर सेंसिटाइज अबाउट द एनवायरनमेंट थ्रू ऑडियो विजुअल्स एंड फील्ड विजिट, इन वेज के थ्रू स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है प्राइमरी लेवल पे। लोअर सेकेंडरी स्टेज पे स्ट्रेस इज ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो टीचिंग स्ट्रेटेजीज इंक्लूड्स दोज यूज्ड एट प्राइमरी लेवल अमंग विद जनरल साइंस टीचिंग, प्रैक्टिकल एंड फील्ड वर्क। इसमें हम प्राइमरी लेवल के भी इंक्लूड होते हैं और जो साथ साथ कुछ जनरल साइंस टीचिंग, प्रैक्टिकल्स और फील्ड वर्क के थ्रू भी इन्हें प्रोवाइड किया जाता है। और हायर सेकेंडरी स्कूल स्टेज पर हमें बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज बताया जाता है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन बताया जाता है कि प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, और एक्शन स्किल्स को हाईलाइट किया जाता है, जो बेसिकली टीचिंग, प्रैक्टिकल और फील्ड वर्क के बेसिस पे होती है। और कॉलेज स्टेज पर जो हमारा बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा नॉलेज रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा होते हैं। Sorry, students should be taught about conservation, real life situation and awareness content should include science-based technique, teachings, practicals and fieldwork. इन सब के थ्रू हम स्टूडेंट्स को टॉट किया जाता है ये सब कंजर्वेशन, रियल लाइफ सिचुएशंस और अवेयरनेस। और यूनिवर्सिटी स्टेज पर टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन गिवन करी जाती है, मतलब इन पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और आईआईटीज जो है ये ऑफर कुछ कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। और यूनिवर्सिटी स्टेज में बेसिकली 4 मेजर एरियाज होते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन के: इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सोशल इकोलॉजी। अब नेक्स्ट है नॉन फॉर्मल वे में कैसे हमारी इन्वायरमेंट को एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है। नॉन फॉर्मल वे में हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे इको डेवलपमेंट कैंप्स हो गए, पोस्टर्स हो गया, एसे राइटिंग कंपटीशन हो गया, एग्जीबिशन हो गया, सेमिनार्स हो गया, नेचर कैंप्स, नेचर क्लब एक्टिविटीज़, ऑडियो विजुअल स्लाइड्स के थ्रू, मोबाइल एग्जीबिशंस के थ्रू। और ये जो हमारी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट फ्लाविंग वेज में प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट है हमारा नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन, NEAS, नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन, NEAC सॉरी। द NEAC जो है वो मिड ऑफ 1986 में लॉन्च हुई थी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एट नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे हमारी जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है वो कैसे प्रोवाइड की जाएगी। इट इज़ अ मल्टीमीडिया कैंपेन। ये मल्टीमीडिया कैंपेन है जो यूटिलाइज करता है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर डिसमिनेटिंग इन्वायरमेंटल मैसेजेस टू अ वाइड रेंज ऑफ टारगेट ग्रुप। मतलब कि हम इन्वायरमेंटल मैसेज कैसे स्प्रेड करेंगे टू अ वाइड रेंज ऑफ टारगेट ग्रुप, एक टारगेटेड ग्रुप के बीच में हम अपना इन्वायरमेंटल मैसेज कैसे स्प्रेड करेंगे। सेकंड है हमारा इको क्लब। इको क्लब्स के थ्रू, जो कि ये नेशनल ग्रीन कॉर्प्स भी बोलते हैं उसे, इको डेवलपमेंट कैंप्स जो हैं वो बेसिकली एम करते हैं एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट बेसिक इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड सॉल्विंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आफ्टर आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ओके, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का कॉज आइडेंटिफाई करने के बाद हम कैसे इकोलॉजिकल प्रिंसिपल और सॉल्व कर सकते हैं उन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को।
और ग्लोबल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन टू बेनिफिट द एनवायरनमेंट। ये है नेक्स्ट हमारी इसी में ग्लोब। जो ग्लोब है वो इंटरनेशनल साइंस और एजुकेशन प्रोग्राम है जो स्ट्रेस करता है अपॉन हैंड्स ऑन पार्टिसिपेटरी अप्रोच, जो बेसिकली हमारा एजुकेशन और इंटरनेशनल साइंस प्रोग्राम्स के थ्रू ही प्रोवाइड करता है हमें अवेयरनेस इन्वायरमेंट के लिए। मैनी एनजीओज भी बनाए गए हैं बहुत सारे, जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एक्टिवली इन्वॉल्व है इन प्रोग्राम्स लाइक इन्वायरमेंटल एजुकेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड एफॉरेस्टेशन, इन सब में होती है हमारी इंक्लूड। और नेक्स्ट है हमारा फॉरम ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं हमारे, जैसे एमपीज और एमएलएज, वो डिस्कस भी करते हैं हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, इनके थ्रू भी हमारी प्रोवाइड की जाती है अवेयरनेस। फाउंडेशन कोर्सेज जो बनाए जाते हैं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एंड आर्म फोर्सेस, ये भी प्रोवाइड करते हैं। अब है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या है बेसिकली। नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में क्या है, हमारी नेचुरल अकरिंग मटेरियल्स होती है जो कि यूजफुल होती है टू मैन एंड कुड बी यूजफुल अंडर कंसीवेबल टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और सोशल सर्कमस्टांसेस। ये यूजफुल होती है इनके अंडर, ठीक है। और सप्लाई करती है डाउन फ्रॉम द अर्थ सप्लाईज सच एज फूड, बिल्डिंग एंड क्लोथिंग मटेरियल, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा, ये सब हमें प्रोवाइड करती है फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेचुरल सोर्सेज वर द डोमेन ऑफ नेचुरल साइंसेस। अब बेसिकली जो हमारे नेचुरल सोर्सेज है वो दो टाइप्स के हैं, ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल क्या होते हैं, जो इनफाइनाइट क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं एंड कैन बी यूज रिपीटेडली, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट, विंड, वाटर। और नॉन रिन्यूएबल जो है वो लिमिटेड होते हैं इन अबंडेंस ड्यू टू देयर नॉन रिन्यूएबल नेचर एंड हुज अवेलेबिलिटी मे रन आउट इन फ्यूचर, जिनकी मतलब जो क्वांटिटी है वो कभी भी खत्म हो सकती है और वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया जैसे फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स। नेचुरल सोर्सेज कुछ हैं जैसे एयर रिसोर्सेज, कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेज हैं, एयर रिसोर्सेज हो गए, वाटर रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, नहीं नीचे भी यहाँ। और पहले एयर सोर्सेज को देखते हैं। एयर जो है इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस टू सर्वाइव ऑन दिस प्लेनेट एज वी नो दिस, एंड इट इज नेसेसरी टू टेक मेजर टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। वाटर रिसोर्सेज क्या है, 70% ऑफ अर्थ जो है वो वाटर से कवर है और 20% जो है वो हमारा फ्रेश वाटर है। इनिशिएटिव टू एजुकेट एंड रेगुलेट द यूज ऑफ वाटर शुड बी टेकन, मतलब जो हमारा वाटर का यूज है वो कैसे करना है, हमें वो इनिशिएट करना चाहिए हमें थ्रू बाय एजुकेटिंग और रेगुलेटिंग। वाटर इज एन इंडिस्पेंसिबल नेचुरल सोर्स ऑन दिस अर्थ ऑन विच ऑल लाइफ डिपेंड्स। हर तरह की लाइफ जो है हमारी वाटर के ऊपर डिपेंड करती है और जिसपे हमारा 97% ऑफ अर्थ सरफेस है जो वो वाटर से ही कवर है। और बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स है उसमें 60 to 65% वाटर होता है उनकी बॉडी में। नेक्स्ट हमारा सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल सोर्सेज क्या है, सॉइल जो है हमारी वेरियस पार्टिकल्स और न्यूट्रिएंट्स से कंपोज्ड हो रखी है, ये हमें प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। और फिर है आयरन सोर्सेज। आयरन सोर्सेज जो हमारे सिलिका से बना हुआ है और स्ट्रॉन्ग वेपन्स, ट्रांसपोर्टेशन और बिल्डिंग्स को बनाने में, बिल्डअप करने में हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज में जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए भी हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो फॉरेस्ट जो है वो हमें क्लीन एयर और प्रोवाइड करता है और हमारी इकोलॉजी ऑफ वर्ल्ड को प्रिजर्व करके रखता है, मतलब वही रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से हमारी इकोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेस्ट जो है वो एकदम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेज है अर्थ पे। ये कवर करता है अर्थ को लाइक अ ग्रीन ब्लैंकेट। फॉरेस्ट नॉट ओनली प्रोड्यूस इन्यूमरेबल मटेरियल गुड्स but also provide several environmental services
जो कि हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल है। अबाउट 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया इज फॉरेस्टेड। 1/3 एरिया ये मतलब कवर करते हैं हमारे वर्ल्ड की लैंड एरिया का, जिसमें क्लोज्ड एज वेल एज ओपन फॉरेस्ट दोनों होते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज में क्या होता है, एनर्जी कंजम्पशन ऑफ अ नेशन इज यूजुअली कंसिडर एज अ इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। एनर्जी कंजम्पशन मतलब ये एक तरह से बता रहे हैं डेवलपमेंट को, जो अगर हम बेसिक एक फैक्टर देखें ना तो एनर्जी कंजम्पशन भी है, कि मतलब नेशन में कितनी एनर्जी कंज्यूम की जा रही है एक पर्टिकुलर कंट्री के थ्रू। दिस इज बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द डेवलपमेंट एक्टिविटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन एनर्जी। जैसे हमें पता ही है सारी डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही है एनर्जी के ऊपर। We find wide disparities per capita energy used between the developed and developing nations। इससे हमें जो है पर कैपिटा एनर्जी का जो एक मतलब मेजर है बिटवीन डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस वो भी पता लग जाता है एनर्जी रिसोर्सेज को कैलकुलेट करके। फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रोबेबली वॉज फायर। सबसे फर्स्ट एनर्जी रिसोर्सेज होती हमारी फायर थी, विच प्रोड्यूस हीट एंड द अर्ली मैन यूज्ड इट फॉर कुकिंग एंड हीटिंग पर्पसेस। एंड विंड और हाइड्रो पावर जो है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है इन द लास्ट 10,000 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा फूड रिसोर्सेज। फूड रिसोर्सेज क्या है, जो फूड सप्लाईज होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स वो होते हैं। दो मेजर सोर्सेज होते हैं फूड के हमारे, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स, जो ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब इसमें क्या कहा गया है, दो फूड के जो हमारे बेसिक दो रिसोर्सेज होते हैं, दो सोर्सेज होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू भी हम कैसे प्रोवाइड मतलब लेते हैं फूड, एग्रीकल्चरल के थ्रू और एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू। एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पर बेसिकली वो बता रहा है जब हम एनिमल्स को पालते हैं कुछ एग्स वगैरह के लिए, मीट्स वगैरह के लिए, उन सब चीज़ों के लिए, तो वो एनिमल्स के थ्रू हमें मिलती है फूड रिसोर्सेज। प्रेजेंट टाइम में जैसा हम देखें ड्यू टू हाई इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया है ह्यूमन पॉपुलेशन में, उसकी वजह से जो है फूड और शेल्टर की जो डिमांड है वो भी बहुत इंक्रीज हो गई है। अब मेन फूड रिसोर्सेज क्या है हमारे, क्रॉप्स क्या है बेसिकली, वो है जो हम प्रोवाइडिंग ग्रेन्स, जो हमें ग्रेन्स प्रोवाइड करती है, जैसे राइस, व्हीट, मेज, ये सब हमें प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारा वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जो होते हैं उसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं डिफरेंट वेराइटीज़ के। एनिमल्स और बर्ड्स में क्या होता है, फिर एनिमल्स जैसे काउ, गोट, पिग, कैमल एंड हैन, ये डिफरेंट फूड प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। मतलब ये हमें डिफरेंट टाइप्स के कुछ फूड प्रोवाइड करते हैं। फूड इज essential for growth and development of living organism as we know it, and these essential materials are called nutrients, and these nutrients are available from variety of animals and plants। हमें ये डिफरेंट varieties of animals और plants के थ्रू मिलती है nutrients। फूड रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या कहता है, it refers to managing the food resources so that we can make मोस्ट ऑफ अवेलेबल फूड रिसोर्सेज। मतलब हम कैसे मैनेज कर रहे हैं इन फूड रिसोर्सेज के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मोस्ट ऑफ द फूड रिसोर्सेज है वो हमें अवेलेबल रहे। मैनेजमेंट ऑफ फूड कमोडिटीज इन्वॉल्व्स देयर प्रॉपर प्रोक्यूरमेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब उन्हें कैसे स्टोर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, ये प्रॉपर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है फूड रिसोर्सेज का। फूड प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन। मतलब 1/4 ऑफ जो गैस एमिशन है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी फूड प्रोडक्शन। व्हेन इट कम्स टू टैकलिंग क्लाइमेट चेंज द फोकस टेंड्स टू बी ऑन क्लीन एनर्जी सोल्यूशन। मतलब ये क्या बता रहा है, डिप्लॉयमेंट ऑफ रिन्यूएबल और न्यूक्लियर एनर्जी, इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी इफिशियंसी और ट्रांजिशन टू लो कार्बन ट्रांसपोर्ट।
मतलब जब हम क्लाइमेट चेंज में टैकल करने की बात आए, क्लाइमेट को चेंज करने में, उसको प्रिजर्व करने में क्लाइमेट को, तो हमारा बेसिकली फोकस जो होता है वो एक क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन के ऊपर होता है, जो कि हमारी रिन्यूएबल और न्यूक्लियर एनर्जी के उससे आती है। और इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी में हम कैसे इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, और या फिर लो कार्बन ट्रांसपोर्ट की तरफ ट्रांजिशन करके। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट 1। अब नेक्स्ट हम इसमें PYQs देखेंगे।